तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट नंबर 7 और इस टेस्ट नंबर 2 के पार्ट 2 यानी टेस्ट नंबर 7 में जो है हम कवर कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी से रिलेटेड, हेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं। इसके बाद 2 टेस्ट और होगा, 3 टेस्ट होगा सॉरी। उसके बाद 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिल जाए, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर यहाँ से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक या चैनल मिल जाएगा। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो टेस्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट मिल सके। इसके अलावा पैरेलल हमारी जो है क्लासेस कुछ स्टार्ट हो गई हैं, करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें पॉलिटी और इन्वायरमेंट की 1 साल की करंट अफेयर स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा जो है रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट है। तो अगर आपको क्लासेस थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, चैनल ज़्यादा से लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएम जय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए, पीएम जय यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आधा भारत सरकार द्वारा फाइनेंस किया जाता है, शेष आधा वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस किया जाता है। ऑप्शन 2 दिया गया, इस योजना के तहत शामिल परिवार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के अभाव और व्यवसायिक मापदंडों पर आधारित है। ऑप्शन 3 है, यह अस्पताल में भर्ती होने से पहले 3 दिन तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों के खर्च जैसे कि निदान और दवाओं को कवर करता है। ऑप्शन 4, परिवार के आकार, उम्र, लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसमें बताना है पीएम जय के संबंध में इसमें तीनों में से कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बारे में पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसे 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। 23 सितंबर 2018 को कहाँ से? रांची, झारखंड से। ठीक है। पीएम जय पूरी तरह से जो है अगर देखेंगे तो सरकार द्वारा फाइनेंस और कार्यान्वित की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। विश्व बैंक द्वारा सहायता का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है, यानी आयुष्मान भारत पीएम जय आयुष्मान भारत कह लीजिए या पीएम जन आरोग्य योजना कह लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो शामिल परिवार क्रमशः ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित है। ठीक है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही है, यानी इसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा के एक वास्तविक बनाना। पीएम जय लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक यानी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको छोड़कर, प्राइमरी हेल्थ केयर कौन सा है? प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे आपको बुखार हुआ या कोई भी चीज़ ऐसा नॉर्मल चीज़ हुआ तो आप प्राइमरी हेल्थ केयर में आप जो है आपके घर, आपकी जगह ब्लॉक है, ठीक है, या कोई अगर मान लें दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक है, ये सब जो यहाँ पर उपचार हो सकते हैं तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। उनको छोड़कर देखेंगे तो अस्पताल में भर्ती प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस प्रदान करता है और यह अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन तक और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन के बाद के खर्च जैसे दवाओं और निदान को कवर करता है। ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 भी सही है, यानी इसमें आकार, उम्र, लिंग का कोई जो है प्रतिबंध नहीं है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे इसमें 2, 3, 4 जो है सही है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 22 में क्या पूछा है? हाल ही में स्वीकृत ड्रोन नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, या किसी भी परिस्थिति में माइक्रो ड्रोन और नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन 2, ड्रोन का कवरेज 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो किया गया है। तो मार्च 2021 में जो है कुछ संशोधन किए गए थे। तो मार्च 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यूएसए ड्रोन नियम 2021 यानी एनमैन्ड
जो उसको बात कर रहा है। प्रकाशित किया ड्रोन अपनी पहुंच, बहुमुखी प्रतिभा, उपयोग में आसानी के कारण रोजगार और आर्थिक विकास खासकर भारत के दूरस्थ यानी दुर्गम इलाकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अगर ड्रोन नियम 2021 के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो बात की गई है, किसी भी परिस्थिति में माइक्रो ड्रोन, नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात गलत है। ठीक है, यानी इसको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें जो ड्रोन का कवरेज 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो किया गया है, ये बातें सही हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या होता है। 23 में पूछा है निम्नलिखित ड्रोन संचालन क्षेत्रों के संबंध निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन 1 ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। ग्रीन जोन में किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। येलो जोन में नियंत्रित हवाई क्षेत्र उस संबंधित राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3 रेड जोन, असाधारण परिस्थितियों में ड्रोन संचालन की अनुमति और केंद्र सरकार की आवश्यक अनुमति होती है। तो आपको बताना है तीनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगर बात करें रेड जोन की तो इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, ये बात सही है। यानी इसमें हरित क्षेत्र में ग्रीन जोन में 500 किलोग्राम तक के वजनी जो है ड्रोन इसमें संचालित किए जा सकते हैं, यानी उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। येलो जोन में कुछ ड्रोन संचालित के लिए तो इसमें देखेंगे उसमें जो है वायु यातायात नियंत्रण प्राधिकरण या IAF, नौसेना, HAL आदि की अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे भी मामला हो संबंधित राज्य सरकार से नहीं, ये इन सब इकाइयों से अनुमति लेना पड़ता है। रेड जोन में नो ड्रोन जोन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 और 3 जो है सही है, यानी इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। राज्य सरकार से इसमें अनुमति नहीं लेनी पड़ती, बल्कि जो मैंने बताया नौसेना, HAL और वायु यातायात नियंत्रण प्राधिकरण, इनसे अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में बात करें क्या पूछा है, कौन से ड्रोन का एप्लीकेशन है। ऑप्शन 1 मृदा स्वास्थ्य आकलन, ऑप्शन 2 खनन क्षेत्र, ऑप्शन 3 निगरानी आपातकालीन प्रक्रिया, ऑप्शन 5 परिवहन यातायात प्रबंधन, ऑप्शन 3 भूस्थानिक मानचित्रण। यानी आप ड्रोन का उपयोग करके इन 6 में से किस किस चीज़ के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। तो ड्रोन से जो है ड्रोन एक मानव अनमैन्ड जो है विमान के रूप में होता है, जिसे आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। आशा करते हैं इसके बारे में आप सबको पता ही होगा, और इससे जो है आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन पेगासस बहुत चर्चा में रहा। पेगासस के बारे में सही है जो हाल ही में चर्चा में रहा। पेगासस यह इजराइल आधारित स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी यह चीन स्थित मैलवेयर है जो पीड़ितों को व्यक्तिगत डेटा चुराता है। ऑप्शन सी यह एक प्रकार का फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेगासस के बारे में आपको बताना है। तो पेगासस एक इजरायली निगरानी फर्म द्वारा विकसित किया गया है जो जासूसों को फ़ोन हैक करने में मदद करता है। जुलाई 2021 से देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दुनिया भर के 13 मीडिया आउटलेट्स के साथ एक रिपोर्ट जारी की थी कि कैसे एक स्पाईवेयर ने इस्तेमाल से भारतीयों सहित सैकड़ों व्यक्तियों की जासूसी करने के लिए किया गया था। यानी ये एक इजराइल आधारित स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कौन सा कथन सही है। वर्चुअल रियलिटी उपयोगकर्ता को पूरी तरह से कृत्रिम डिजिटल वातावरण में जो है क्या करता है, तल्लीन कर देता है। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वास्तविक दुनिया से वातावरण में आभासी वस्तुओं की ओवरले करता है। ऑप्शन 3 है मिक्स्ड रियलिटी, ना केवल ओवरले बल्कि आभासी वस्तुओं को वास्तविक दुनिया में रखता है। तो इसमें बताना है कि कुछ VR टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, वर्चुअल रियलिटी, AR के बारे में, MR के बारे में सुमेलित किया गया। बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें अगर देखेंगे
इसमें तीनों ही जो है सही सुमेलित हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन डी। वर्चुअल रियलिटी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये एक पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव जहाँ उपयोगकर्ता वीआर हेडसेट, यानी आपने जो देखा होगा जो आंखों पे लगाया जाता है, जो वर्चुअल रियलिटी अपने कई वीडियो में देखा होगा, जो आंखों पे लगाया एक बॉक्स नुमा होता है उसे वीआर हेडसेट कहते हैं। उसके मौसम डिजिटल वातावरण से एकदम वो जुड़ जाते हैं, 3D टाइप में उनको व्यू दिखता है। क्वेश्चन नंबर 27 में बात करें, क्या पूछा है, नदी दी गई है, उस पर स्थित बांध दिए गए हैं, उसका मिलान किया गया है। ऑप्शन ए गोदावरी गांधी सागर, ऑप्शन दो चंबल श्री राम सागर, ऑप्शन तीन बनास इडुक्की, ऑप्शन डी पेरियार दांतेवाड़ा। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी डैम जो है किस नदी पर स्थित है, उसका मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो मिलान करना, तो गांधी सागर बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध भारत की चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है, यानी बी का एक, ठीक है, बी का एक, यानी ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। इसके अलावा श्री राम सागर बांध पोंच मड़ू परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, इसे गोदावरी नदी पर बने भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है, ठीक है। तो ये जो है श्री राम सागर बांध कहाँ पर, गोदावरी नदी पर, यानी ए का दो, ए का दो किस में है, ए का दो सिर्फ है ए में। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, यानी सी का 4 बनास पर दांतेवाड़ा पेरियार जो है इडुक्कू डैम। तो इस प्रकार जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत में विश्वास करते थे। ऑप्शन दो वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ऑप्शन तीन उन्होंने यंग इंडिया लीग नामक एक युवा संगठन की शुरुआत की। ऑप्शन चार उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ एक निबंध लिखा। तो आप सोच रहे होंगे कि साइंस एंड टेक में इसका क्या रोल, तो बीच बीच में एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि ये भी तो सोचिए थोड़ा सा। तो ऑप्शन ए की बात करें तो भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत में विश्वास रखते थे, ये बात सही है। इसके अलावा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने, ठीक है, ये भी बात सही है। इसके अलावा ऑप्शन तीन की बात करें तो 1926 में उन्होंने गुजरात नौजवान भारत सभा नामक एक युवा संगठन की शुरुआत की। उन्होंने वटकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। उन्हें राजगुरु सुखदेव के साथ लाहौर में षड्यंत्र केस में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। यंग इंडिया लीग से नहीं नाम था, बल्कि उसका नाम था नौजवान भारत सभा। ऑप्शन चार की बात करें, ऑप्शन चार की बात से उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ एक निबंध लिखा, ठीक है। 1 2 4 जो है सही है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 यूरो ग्रीन बॉन्ड के बारे में आपको बताने वाले कथनों पर विचार करना। ऑप्शन एक यह भारत की ओर से अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। ऑप्शन दो एक ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का ऋण साधन है जो ग्रीन बॉन्ड की पेशकश की आय को हरित योजना के वित्त पोषण के लिए उपयोग के लिए निर्धारित किया जाता है। कौन सा कथन सही है। तो ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का ऋण साधन है जो हरित ग्रीन बॉन्ड की पेशकश की आय को हरित परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए उपयोग किए निर्धारित किया जाता है। विश्व बैंक हरित ग्रीन बॉन्ड का एक प्रमुख जारी करता है, यानी अगर ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है तो वे इन्वायरमेंट या ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड इसका उपयोग किया जाएगा, इसके पैसे का। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन एक ऑप्शन दो जो है सही है, यानी ऑप्शन तीन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 30 में क्या पूछा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑकस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ऑकस गठबंधन अभी रिसेंट में ही 2-3 दिन पहले जो है इसमें आपने देखा होगा यूएसए यूके और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें आपको दिखाई दिए होंगे, और ब्रिटेन, इन्होंने 4 जो है आपको दिखाई दिए होंगे साथ। तो ये ऑकस, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यह ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ब्रिटेन एक सुरक्षा, इसमें एक कंट्री छूट रही है, इसमें यूएसए शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन, तो इसमें सॉरी 3 कंट्री शामिल हैं, ये बात सही है, ठीक है। मैंने गलत बता दिया था, इसमें जो है गलत क्या बताया, नाम सही बताया, यानी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, उसके अलावा यूएसए हो गया, फिर उसके अलावा ब्रिटेन हो गया। तो यह एक जो है सैन्य गठबंधन जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करता है, ये बात सही है, ठीक है। और
इस व्यवस्था का प्रमुख आकर्षण ऑस्ट्रेलिया को जो है अमेरिका ने पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी टेक्नोलॉजी को साझा किया है अपना। ठीक है, ये इसका एक मेन जो है आकर्षण का केंद्र था। और यह यूके यूएसए के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने में मदद करेगा। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने पहले केवल परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझा की थी, बाद में इसकी शुरुआत 1958 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ हुई थी। और ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस के बाद परमाणु ऊर्जा चलाने वाली पनडुब्बियों को संचालित करने वाला दुनिया का सबसे 5वां देश बना है। ये बात गलत है। यानी इस व्यवस्था को लागू होने के बाद अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और भारत के बाद ऊर्जा संचालित करने वाला जो परमाणु पनडुब्बियों की ये दुनिया का 7वां देश बना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है। आकस क्या है ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो 3 कंट्री शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, एसडीआर एक मुद्रा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी आईएमएफ द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन 2, एसडीआर का मुद्रा का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मूल्य को जोड़कर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन 3, मुद्रा में एसडीआर बास्केट में अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, भारतीय रुपया, चीनी रेनमिनबी। इसमें बताना है कौन सा सही है। पहली बात तो अगर इसमें भारतीय रुपया आ गया तो ये बात तो गलत है। यानी अगर बात करें तो यूएस डॉलर, यूरो, इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानी येन हो गया, स्टर्लिन पाउंड हो गया, चीनी का रेन में भी जो 2016 में शामिल हुआ, भारतीय रुपया इसमें शामिल नहीं। तो 3 गलत होगा, जहाँ जहाँ 3 हो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे ऑप्शन 2 की। एसडीआर की बात जो की गई है वो बात सही है, यानी अमेरिकी डॉलर के मूल्यों को जोड़कर जो है निर्धारित किया जाता है। यानी ये भी जो है इस भारतीय रुपया नहीं और जो सब है उनको जो है जोड़ा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है। यानी एसडीआर ना तो मुद्रा है ना ही आईएमएफ पर दावा है, बल्कि यह आईएमएफ सदस्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए करने योग्य मुद्राओं को एक संभावित दावा है। एसडीआर आईएमएफ के कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 में क्या है, एक थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको देते। आईएमएफ जो है ये 1945 में बनाया गया और इसमें 190 देश शामिल हैं। भारत की बात करें, भारत 1945 में शामिल हुआ। ठीक है, और ये जो है आईएमएफ कुछ रिपोर्ट जारी करता है, जैसे आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की बात करें, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट जो है आईएमएफ जारी करता है, इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी एनएमसीएम यानी नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ऑप्शन 1, एनएमसीएम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया गया है। ऑप्शन 2, पूरी परियोजना को 5 साल में लगेंगे और इसके लिए 89 करोड़ रुपीस के बजट को मंजूरी दी गई थी। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे संस्कृति मानचित्र के लिए राष्ट्रीय मिशन अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया गया है, जो अक्टूबर 2021 से 75 गांवों के परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। इसकी स्थापना 1987 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और कला के क्षेत्र में अनुसंधान, शैक्षणिक गतिविधियों को प्रसार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के रूप में संस्कृत मंत्रालय कार्य करता है। ठीक है, यह लोक कलाओं के लिए एक डेटाबेस बनाने और गाँवों की मैपिंग का काम 5 वर्षों में किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। यानी पूरी परियोजना को 5 साल लगेंगे और 89 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत होगा। और अगर बताएं तो इसका लक्ष्य जो है 2021-22 के अंत तक 5000 गाँवों को मैपिंग को पूरा करना होगा, जो बीत चुका है। तो इस प्रकार जो है इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 33 में क्या पूछा है, स्पिन योजना के
जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण, टिकाऊ पर्यावरण। ऑप्शन बाल विकास, बाल श्रम को रोकना। ऑप्शन 3 स्थानीय स्वरोजगार सृजित करके सतत विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन 3 सट्टेबाजी का खेल विनियमित करने के लिए। तो स्पिन योजना के बारे में अगर बात करें तो स्थानीय स्वरोजगार सृजित करके सतत विकास को बढ़ावा देना यह स्पिन योजना की विशेषता है। यह एक पहल है जिसके माध्यम से केवीआईसी कुम्हारों के लिए जो कम ब्याज वाले ऋणों को प्राप्त करना आसान कर देगा, और इससे क्या होगा, व्यवसाय की विविधता ला सकेंगे और अपनी आय बढ़ा सकेंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वरोजगार के सृजन के सतत विकास को बढ़ाना है, जो हर हाथ में काम के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह एक बिना सब्सिडी वाला कार्यक्रम है जो कुम्हारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत ऋण वापस पाने की सुविधा प्राप्त करता है। और अगर बात करें तो केवीआईसी यानी खादी ग्रामोद्योग आयोग की, तो ये इसके तहत जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है केवीआईसी। इसका लक्ष्य जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2017-18 में इसने हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था, और हाल ही में इसने उदयपुर राजस्थान में ग्राम निकम्मडाव के सूखे बोल्ड की भूमि पर बांस ओएसिस नामक एक परियोजना शुरू की। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्पिन परियोजना किससे संबंधी? स्थानीय स्वरोजगार सृजित करने के सतत विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए रेजोल्यूशन 2593 नामक एक भारत के नेतृत्व वाला एक संकल्प निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो 2593 संकल्प के बारे में बात करें तो यह प्रस्ताव तालिबान से अफगानिस्तान आतंकवादी समूह को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आह्वान है। कुल मिलाकर इसका संबंध तालिबान से है। इसके अलावा अगर बात करें यूएनएससी जो है, यह 6 प्रमुख अंगों में से यूनाइटेड नेशन के एक है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। और यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के बारे में आपको पता होगा, P5 सदस्य। P5 में कौन कौन सा? तो रूस, यूके, फ्रांस, चीन, यूएसए, और इनको वीटो पावर प्राप्त। इसके अलावा 10 जो है नॉन स्टेबल जो है सदस्य हैं, जो 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, अकाउंट एग्रीगेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1, यह विनियमित इकाई है जो एक व्यक्ति को सुरक्षित रूप से और डिजिटल रूप से एक्सेस करने और खाता एग्रीगेटर नेटवर्क के एक दूसरे से वित्तीय संस्थान की जानकारी साझा करने में मदद करती है। ऑप्शन 3, ग्राहकों के लिए अकाउंट एग्रीगेटर के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो एक खाता एग्रीगेटर यानी AARBI द्वारा विनियमित इकाई का एक प्रकार है जो एक व्यक्ति को सुरक्षित रूप से डिजिटल रूप से एक वित्तीय संस्थान से जानकारी साझा करने AA नेटवर्क के रूप में किसी अन्य विनियमित संस्थान से साथ जानकारी साझा करने में मदद करता है। व्यक्ति की सहमति के बिना डाटा साझा नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम उधार और धन प्रबंधन को बहुत तेज और सस्ता बना सकता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी ये जो है व्यक्ति के बैंकों को केवल खाता एग्रीगेटर नेटवर्क से जोड़ने की आवश्यकता है। भारत की वित्तीय सिस्टम में आज ग्राहकों के लिए कई परेशानियां शामिल है। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क पारंपरिक तरीकों को सरल, मोबाइल आधारित, सरल और सुरक्षित डेटा एक्सेस और साझा करने की प्रक्रिया बदल देगा। ठीक है, तो जब सरल है तो इसका पंजीकरण, ये सब बातें बकवास है। तो इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है? 36 में पूछा है, वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एशिया पैसिफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह विश्व बैंक के तत्वावधान में विरासत संरक्षण में विशेषज्ञता प्राप्त एक गैर लाभकारी संगठन। ऑप्शन 2, संस्था का एक मिशन एशिया प्रशांत क्षेत्र में विश्व विरासत सम्मेलन 1972 के कार्यान्वयन को मजबूत करेगा। कौन सा कथन सही है वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एशिया पैसिफिक के बारे में? अगर वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एशिया पैसिफिक के बारे में, यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो विरासत संरक्षण के विशिष्ट क्षेत्र है। यहाँ यूनेस्को के तत्वावधान में एक संस्थान है। यह विकासशील देशों में स्थापित पहला संस्थान है। यह सदस्य देशों और यूनेस्को के सहयोगी सदस्य देशों को एक सेवा में एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करता है।
ठीक है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन एक जो है गलत है, ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। इस संस्था का उद्देश्य अगर बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में विश्व विरासत स्थल 1972 के कार्यान्वयन को मजबूत करना, ठीक है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है यूब्रिथ लाइफ के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द यूब्रिथ लाइफ दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर है जो हवा को शुद्ध कर सकता है। ऑप्शन 3, इस उत्पाद में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक शहरी मुन्नार प्रभाव है जो पौधों को फाइटो रेडिएशन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए है। कौन सा कथन ऑप्शन इसमें सही है? तो यूब्रिथ लाइफ दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर है जो हवा को शुद्ध कर सकता है। इंडोर यानी घर के अंदर की बात करें स्थानों में वायु को शुद्ध करने यानी वायु की शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है। या इंडोर स्थान या तो अस्पताल, स्कूल, कार्यालय आपके घर में हो सकता है। आईआईटी रोपड़ जो एक नामित है, इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अवध कृषि जल प्रौद्योगिकी विकास हब ने इसे विकसित किया है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी सही है, ठीक है। इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। 38 में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही गलत है? ऑप्शन ए यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही है। ऑप्शन बी 1977 में बनाया गया था जो 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन का परिणाम है। ऑप्शन सी यह ग्रामीण लोगों के निवेश करता है, उन्हें पानी खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के सशक्त बनाता है, उनके परिवारों को पोषण में सुधार करता है, उनकी आय में वृद्धि करता है। ऑप्शन डी इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो आपको बताना है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के संबंध में इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अगर बात करें इसमें ऑप्शन गलत है तो इसके मुख्यालय की बात जहाँ तक है तो मुख्यालय रोम और इटली में स्थित है, बाकी सारी बातें जो है सही है। तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? रोम, इटली में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या पूछा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा पॉलिटी का क्वेश्चन एक डाल दिया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन दो उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। तो इसमें बताना है कि आप जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो न्यायाधीशों की संविधान में एक अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों की साथ परामर्श के बाद नियुक्ति करने की शक्ति है जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे, ठीक है। इस प्रकार ये सही है। और जो कॉलेजियम सिस्टम ये सुप्रीम कोर्ट का जो है सिस्टम है, जो मुख्य न्यायाधीश जो है जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसमें अदालत से 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, ठीक है। यानी इसका संबंध जो उच्च न्यायालय की न्यायपालिका के न्यायाधीशों के नियुक्ति संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार इसमें केवल ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा है। निपाह वायरस चर्चा में था, उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन एक निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है क्योंकि यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। ऑप्शन दो मनुष्य और जानवर दोनों का इलाज के लिए कोई टीका नहीं है। निपाह वायरस के बारे में बात करता है। तो निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये बात सही, यानी जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। और मनुष्यों के बीच निपाह वायरस का पहला प्रकोप अगर देखेंगे तो मलेशिया में 1998 में, उसके बाद सिंगापुर में 1999 में दर्ज किया गया। इस वायरस के लिए पशु मेजबान जलाशय को फ्रूट बैट के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर फ्लाइंग फॉक्स के रूप में जाना जाता है। दो की बात करें तो फल चमगादड़ इस वायरस को अन्य जानवरों से जैसे सुअर, कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों, भेड़ों आदि में प्रसारित करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसके संबंध में जो बात की गई है मनुष्य और जानवर दोनों के इलाज के लिए कोई टीका नहीं है, ये बात सही है।
वर्तमान में तो नहीं, आगे भविष्य में हो सकता है तो हो सकता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 सही है, यानी ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो है पार्ट 2 पूरा हुआ टेस्ट 2 का, यानी टेस्ट नंबर 7। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एन आई एस पर मिल जाएगा। आप यहाँ से देख स्कैन कर सकते हैं या फिर नाम जो है सर्च कर सकते हैं स्टडी एन आई एस। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, और रिवीजन सीरीज चल रही है, आप वहाँ से देख सकते हैं। करंट अफेयर सीरीज चल रही है। अगर आपको क्लासेस थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।